नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है पाचन संबंधी रोग, अतिसार या डायरिया क्या होता है। ठीक है, तो हम पाचन संबंधी रोग पढ़ रहे हैं। जैसे हमको पता है, पाचन संबंधी रोग में हमने सबसे पहले देखा कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। यह अपनी फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा कब्ज क्या होता है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशंस बोलते हैं। और आज हम देखेंगे कि अतिसार या डायरिया क्या होता है। ठीक है, अतिसार या डायरिया क्या होता है। ये तीनों पाचन संबंधी रोग हैं जो हमको पढ़ने हैं। और पाचन संबंधी रोगों से संबंधित ये हमारी आज लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो अगर बात करें कि डायरिया या अतिसार क्या होता है। अतिसार हमने कब्ज में देखा था कि कब्ज जो होता है वो पीड़ादायक या कष्टपूर्ण मल का त्याग होता है, जिसमें व्यक्ति को कब्ज कॉन्स्टिपेशंस हो जाता है। ठीक है, तो डायरिया में क्या हो रहा है, डायरिया या अतिसार में क्या हो रहा है, जब मल का अधिक मात्रा में, ठीक है, जब स्टूल अधिक मात्रा में अधिक पतला वो बार बार, ठीक है, कहीं कहीं पे राइटिंग समझ ना आए तो जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर भी ध्यान दीजिए करें। बार बार निकलने की अवस्था को अतिसार कहते हैं। ठीक है, अतिसार कहते हैं। जब हमारे शरीर से बार बार मल निकल रहा है तो उस अवस्था में क्या हो जाता है, शरीर में जल, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन B1 और विटामिन सी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये मल के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और हमारे बॉडी में किस किस चीज़ की कमी हो जाती है जब अतिसार होता है, तो जल की कमी होती है, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन बी और सी की कमी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अतिसार कितने प्रकार का होता है, या अतिसार या डायरिया के प्रकार ये 3 प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो होता है एक्यूट अतिसार, सेकंड है क्रॉनिक, थर्ड होता है तनाव या भय से उत्पन्न। ठीक है, तनाव या भय से उत्पन्न अतिसार, ये 3 प्रकार का अतिसार देखने को मिलता है। अतिसार या डायरिया क्या होता है, अतिसार में जो होता है मल का अधिक मात्रा में या अधिक पतला वो बार बार निकलने की अवस्था को ही हम अतिसार कहते हैं। ठीक है, अतिसार या डायरिया में क्या होता है, जब डायरिया हो जाता है व्यक्ति तो उसके शरीर में जल, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन बी और विटामिन सी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के शरीर से बार बार मल निकल रहा है तो उस स्थिति में जो जल में घुलनशील खनिज लवण होंगे या फिर विटामिन होंगे वो व्यक्ति के शरीर में कम होने लगेगा। ठीक है, अतिसार के प्रकार क्या है, कितने प्रकार का अतिसार होता है। अतिसार वैसे 3 प्रकार का देखने को मिलता है मुख्यतः। जो फर्स्ट प्रकार है इसको हम एक्यूट अतिसार बोलते हैं, सेकंड क्रॉनिक अतिसार और थर्ड टाइप्स जो है उसको बोलते हैं तनाव या भय से उत्पन्न होने वाला अतिसार। और एक्यूट, क्रॉनिक और तनाव या भय से उत्पन्न होने वाला अतिसार क्या होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। एक्यूट डायरिया में क्या होता है, किन लोगों में एक्यूट डायरिया देखने को मिलता है, जो गंदे, अधिक मसाले युक्त, बासी तथा सड़े भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं। सड़े भोज्य पदार्थों खाने से उत्पन्न होता है एक्यूट। ठीक है, और सेकंड इसका क्या कारण होता है एक्यूट डायरिया होने का, सेकंड है भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स के कारण भी, पाए जाने वाले टॉक्सिन्स के
कारण होता है, जो भोज्य पदार्थों में टॉक्सिन्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? आर्सेनिक, सीसा, जैसे हमारे पानी में अगर आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है, सीसे की मात्रा अधिक हो जाती है तो एक्यूट डायरिया देखने को मिलता है। और थर्ड, इसका एक्यूट डायरिया होने का प्रकार है वो क्या है? कीटाणु से भोज्य पदार्थों में विषाक्तता, ठीक है। जब हमारे कीटाणु से भोज्य पदार्थों में विषाक्तता उत्पन्न हो जाता है तो उससे भी एक्यूट डायरिया देखने को मिलता है। जैसे जब हमारे भोजन को साल्मोनेला कीटाणु संक्रमित कर देता है तो उससे भी क्या होता है? एक्यूट डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। चौथा कारण क्या है एक्यूट डायरिया होने का? कीटाणुओं का संक्रमण, ये हम देख चुके हैं कीटाणु का संक्रमण क्या होता है। चौथा टाइप होता है भोज्य पदार्थों से एलर्जी, ठीक है। किसी किसी लोगों को ऐसा होता है कि किसी भोज्य पदार्थों से एलर्जी होती है, अगर फिर भी एलर्जी होने के बाद भी हम उस भोज्य पदार्थों को ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? एक्यूट डायरिया होगा। और इसके अतिरिक्त क्या है? क्विनिडीन, ठीक है, क्विनिडीन, नियमाइसिन दवाइयों के सेवन से, ठीक है। और इसका कारण क्या है? एक्यूट डायरिया होने का कुपोषण के कारण भी देखने को मिलता है। जो लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं, गंदा खाना खाते हैं, किसी का फेंका हुआ कूड़े कचड़े से उठाया हुआ खाना खाते हैं, उन लोगों में भी एक्यूट डायरिया को देखने को मिलता है। और इसका एक कारण ये भी है कि व्यक्ति अगर संवेगात्मक अस्थिर रहेगा, मानसिक रूप से वो अस्थिर रहता है या फिर चिंता में रहता है, भय में रहता है, तब भी उसमें क्या होता है? एक्यूट डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। डायरिया के टाइप्स में हमने देखा कि डायरिया जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। एक एक्यूट होता है, क्रॉनिकल होता है और एक जो होता है भय और चिंता के कारण होता है, ठीक है। जो एक्यूट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसको होने के कारण क्या है? इससे अगर व्यक्ति गंदे, अधिक मसाले युक्त, बासी तथा सड़े भोज्य पदार्थ खाने से ही उत्पन्न होता है एक्यूट डायरिया। और इसके अतिरिक्त भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स के कारण, जैसे आर्सेनिक और सीसा के कारण भी उत्पन्न होता है। और कीटाणुओं से भोज्य पदार्थों में विषाक्तता उत्पन्न होने, जैसे साल्मोनेला, जब साल्मोनेला जीवाणु हमारे भोज्य पदार्थों को विषाक्त कर देता है तो उससे भी हमें एक्यूट डायरिया देखने को मिलता है। और भोज्य पदार्थों में जब एलर्जी हो जाती है, किसी किसी व्यक्ति को ऐसा होता है कि किसी भोज्य पदार्थ से एलर्जी होती है, तो अगर भोज्य पदार्थों से एलर्जी हो रही है तो उससे भी एक्यूट डायरिया देखने को मिलता है। और क्विडीन, नियमाइसिन दवाइयों के सेवन से भी जो होता है एक्यूट डायरिया को देखने को मिलता है। और कुपोषण के कारण भी एक्यूट डायरिया देखने को मिलता है। संवेगात्मक अस्थिरता, चिंता और भय आदि से भी एक्यूट डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्रॉनिकल अतिसार क्या होता है या फिर क्रॉनिकल डायरिया क्या होता है। क्रॉनिकल शब्द का मतलब ही ये होता है कि जो दीर्घकालिक तक रह रहा है, यानी कि जो लंबे समय तक रह रहा है। क्या होता है क्रॉनिकल में? जो क्रॉनिकल डायरिया होता है जब 2 सप्ताह यानी कि 2 वीक से अधिक, ठीक है, 2 सप्ताह से अधिक अवधि तक उपचार के बाद भी डायरिया रहता है, तब उसे क्या कहते हैं? क्रॉनिक डायरिया या क्रॉनिक अतिसार बोलते हैं, क्रॉनिक अतिसार कहते हैं, ठीक है। क्रॉनिक अतिसार के जो कारण हैं वो क्या हैं, इसके होने के कारण देखेंगे हम। क्रॉनिकल कैसे होता है? जब हमारे बड़ी आंत के अंतिम भाग में, ठीक है, हमारे बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसका नाम क्या होता है? कोलन होता है, ठीक है। बड़ी आंत के अंतिम भाग में कोई विकार उत्पन्न हो जाए, विकार या ऑपरेशन, ठीक है, जब हमारे बड़ी आंत का
जो अंतिम भाग है जिसे हम कोलन बोलते हैं, जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उसका ऑपरेशन होता है तो उससे क्रॉनिक डायरिया में देखने को मिलता है, लंबे समय तक डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है, ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप ये स्थिति देखने को मिलती है, क्रॉनिकल डायरिया देखने को मिलता है। सेकेंड, इसका कारण क्या है? यकृत का रोग सिरोसिस होने से। ठीक है ना, यकृत रोग में हमने देखा था कि सिरोसिस क्या होता है। जब यकृत का रोग हो जाएगा व्यक्ति को, सिरोसिस, तब भी ये देखने को मिलता है। तो यकृत रोग में भी क्रॉनिकल डायरिया देखने को मिलता है। अधिक अल्कोहल लेने वाले व्यक्तियों में, जो व्यक्ति अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें भी क्रॉनिकल डायरिया देखने को मिलता है। और मधुमेह के रोग में, मधुमेह, यूरोपैथी के रोग में और यूरेनिया या एडिसन्स में भी जो क्रॉनिकल डायरिया होता है, क्रॉनिक डायरिया देखने को मिलता है। ठीक है, क्रॉनिकल डायरिया कैसे हो रहा है? क्रॉनिकल डायरिया में क्या होता है, जब 2 सप्ताह से अधिक अवधि तक उपचार के बाद भी अगर डायरिया रहता है तो तब उसे हम क्रॉनिकल अतिसार कहते हैं। ठीक है, क्रॉनिकल अतिसार के कारण क्या है? इसके कारण है जब हमारी बड़ी आंत के अंतिम भाग में, जो हमारे बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं, कोलन। ठीक है, अंतिम भाग में कोई विकार या ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है क्रॉनिकल डायरिया। और यकृत का रोग जब सिरोसिस होता है, सिरोसिस क्या होता है, यकृत रोग क्या है, सिरोसिस, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि जो यकृत सिरोसिस होता है वो क्या होता है। तो यकृत का रोग सिरोसिस होने से भी क्रॉनिकल डायरिया देखने को मिलता है। और जो लोग अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें भी क्रॉनिकल डायरिया देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त ये डायरिया किस में होता है? मधुमेह, यूरोपैथी, यूरेनिया या एडिसन्स में क्रॉनिक डायरिया होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने थर्ड टाइप देखा था अतिसार होने का। पहला तो हमने देखा था एक्यूट, सेकेंड हम देख रहे हैं क्रॉनिक, और थर्ड टाइप जो होता है वो भय के कारण जो अतिसार होता है वो कैसे होता है। थर्ड टाइप का जो अतिसार होता है वो होता है तनाव या भय से उत्पन्न अतिसार। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति तनाव में होता है, मानसिक रूप से सही नहीं होता है, ठीक है, तो तब उसमें जो होता है भय की स्थिति से जो अतिसार होता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तनाव या दबाव की स्थिति में ये अतिसार देखने को मिलता है। व्यक्ति को किसी प्रकार का डर है, जैसे परीक्षा का डर बच्चों में देखने को मिलता है। व्यक्ति को अकेले रहने का डर होता है, कहीं अकेली जगह पे अगर जब हम चले जाते हैं तो वहाँ पे जो डर होता है उसमें भी अतिसार देखने को मिलता है। तो जो थर्ड टाइप का अतिसार है वो है तनाव या भय से उत्पन्न अतिसार। अब हम देखेंगे कि अतिसार में भोज्य पदार्थ कौन कौन से देने चाहिए, कौन कौन से भोज्य पदार्थों का सेवन अतिसार के रोगी को करना चाहिए, ये देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि अतिसार में भोज्य पदार्थों की आवश्यकता, भोज्य पदार्थों की आवश्यकता, जो अतिसार का रोगी है उसको कौन कौन से भोज्य पदार्थ देने चाहिए, ये देखेंगे। अतिसार में भोज्य पदार्थों की आवश्यकता, अतिसार के रोगियों को कौन कौन से भोज्य पदार्थ देने चाहिए। प्रोटीन की अधिक मात्रा देनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के शरीर से अगर मल जो बार बार निकल रहा है, स्टूल अगर बार बार निकलता है तो उसमें प्रोटीन की भी कुछ मात्रा निकल जाती है। तो इससे जो व्यक्ति है उसको प्रोटीन की अधिक मात्रा देनी चाहिए। और वसा की मात्रा कम करनी चाहिए। वसा क्या होता है, चिकना होता है, इसलिए हमको वसा की मात्रा कम करनी चाहिए। अगर वसा की मात्रा अधिक लेंगे तो व्यक्ति की जो आंतें होंगी वो अधिक परमाणु कुंचन करने लगेगी। अगर अधिक परमाणु कुंचन करने लगेंगे तो जो अतिसार की स्थिति होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कार्बोज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। विटामिन सी और विटामिन बी की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए अतिसार के रोगी के लिए। और सोडियम पोटेशियम की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। विटामिन सी और विटामिन बी, सोडियम और पोटेशियम की मात्रा क्यों बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति बार बार मल को अपनी बॉडी से, उसकी बॉडी से बार बार मल बाहर निकल रहा है तो उससे क्या होगा, जो विटामिन सी और बी है और सोडियम पोटेशियम में क्या है, जल में घुलनशील है। अगर ये जल में घुल जाएंगे और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो व्यक्ति के शरीर में इनसे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएंगी और इनसे रिलेटेड डिजीज़ व्यक्ति को देखने को मिलेंगे।
तो अतिसार में क्या करना चाहिए, विटामिन बी और विटामिन सी और सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अतिसार में वर्जित भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं। अतिसार में वर्जित भोज्य पदार्थ जो रोगी को नहीं देने चाहिए। ठीक है, वर्जित भोज्य पदार्थ जो रोगी को नहीं देने चाहिए वो कौन कौन से हैं। अतिसार के रोगी के लिए वर्जित भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कि रेशेदार भोज्य पदार्थ अतिसार के रोगी को नहीं देने चाहिए, लेकिन जब हमने कब्ज वाली वीडियो देखी थी उसमें हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें रेशेदार भोज्य पदार्थ देने चाहिए, लेकिन अतिसार में क्या है, रेशेदार भोज्य पदार्थ नहीं देने चाहिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त मिर्च मसाले युक्त भोज्य पदार्थ भी नहीं देने चाहिए व्यक्ति को। अत्यधिक घी तेल और मक्खन का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन कब्ज की स्थिति में घी तेल और मक्खन का सेवन अधिक मात्रा नहीं लेकिन इसका उपयोग करना चाहिए। और छिलके वाले दाल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। छिलके वाली जो दालें होती हैं उनका उपयोग भी अतिसार के रोगी के लिए वर्जित होता है। और एक साथ अत्यधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, और बासी भोजन का भी उपयोग उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि अतिसार के रोगी के लिए वर्जित भोज्य पदार्थ कौन है। उसको रेशेदार भोज्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए, मिर्च मसाले, घी तेल मक्खन, छिलके वाली दालें, और अत्यधिक मात्रा में एक समय में भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, और बासी भोज्य पदार्थ अतिसार के रोगियों को नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि अतिसार क्या होता है, अतिसार के टाइप क्या है, इसमें दिए जाने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं और वर्जित भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देख चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।